अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री 504 के एक पास्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वाला पास्ट पेपर है जो मुझे किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था कि मिस इसको सॉल्व करवा दें, तो इसके सोल्यूशन के ऊपर ये वाली वीडियो मैंने बनाई है। इसके अलावा कोई और पास्ट पेपर हो जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को डाउनलोड मत किया करें, इनको ऑनलाइन रह के देखा करें और अपने क्लास फेलोज फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उन सब स्टूडेंट्स को इन वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दिया गया है और हमने बताना है कि ये किस चीज़ का रिएक्शन है और उस हिसाब से हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म देना है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ईजी सा रिएक्शन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो रिएक्शन हमें दिया गया है ये हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसके अंदर हम इसी चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर और फिर अंदर से एक लिविंग ग्रुप लीव करता है। अब ये SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है वो आके एक कार्बन बॉन्डेड एटम या जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं उसके ऊपर अटैक करेगा और जो लिविंग ग्रुप है वो वहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर है, इस रिएक्शन के अंदर, वो आयोडाइड आयन है जो कि सोडियम आयोडाइड से आया है, जबकि जो ब्रोमाइड एटम है ये हमारे पास लिविंग ग्रुप हो जाएगा और ये बाद में लीव कर जाएगा। और स्टूडेंट्स जो सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है DMSO, ये डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर सोडियम आयोडाइड जब आगे अटैक करेगा तो जो ब्रोमाइड है यहाँ से लीव कर जाएगा, ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा, और जो यहाँ पे आयोडाइन आयन है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे। तो इसका बहुत ही इजी सा सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसको पहले हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। आयोडाइड आयन जो है वो पहले अप्रोच करेगा कार्बन एटम की तरफ, वो कार्बन एटम जो ब्रोमीन एटम के साथ बाउंड हुई है, अब वो जो कार्बन एटम है वो आयोडाइड आयन के साथ बॉन्ड बना देगा और जो ब्रोमीन एटम होगा वो लीव कर जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। उसके बाद जो आयोडाइड आयन है फिर वो बॉन्ड बनाएगा कार्बन एटम के साथ और ब्रोमीन आयन के साथ, और फिर वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इसका रिएक्शन अगर आप देखें बहुत इजी सा है। यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड था और सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस के अंदर ये वाला रिएक्शन हुआ है, जो इसमें आयोडाइन है एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ब्रोमाइड की जो प्लेस है उसको रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई है, मतलब रिप्लेसमेंट हुई है। और अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो आयोडाइड है वो इधर आके अटैक करेगा और जो ब्रोमाइड है वो इधर चला जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट दरमियान में आएगी और लास्ट पे हमारे पास 1 आयोडोब्यूटेन और प्लस सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा कोई और मैकेनिज्म आप लोगों ने किया हुआ है तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के अंदर रेसिमाइजेशन क्यों होती है? स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेसिमाइजेशन होती क्या चीज़ है। जब हमारे पास एक रेसिमिक मिक्सचर के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ D आइसोमर और I आइसोमर होता है तो हम लोग कहते हैं कि इसमें रेसिमाइजेशन है। यही चीज़ें हम लोग इसी क्वेश्चन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे SN1 रिएक्शन। यहाँ हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अटैक करने के बाद वो एक रेसिमिक प्रोडक्ट बनाता है। अब जो SN1 रिएक्शन होता है इसमें सबस्ट्रेट लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है और राइट साइड से भी अटैक कर सकता है, और दोनों अटैक के नतीजे में एक एक प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये फर्स्ट करें हमारे पास D प्रोडक्ट है, D आइसोमर है, ये हमारे पास L आइसोमर है और दोनों बिल्कुल सेम आइसोमर्स हैं। तो इस चीज़ को ही हम लोग रेसिमिक प्रोडक्ट कहते हैं। आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि SN रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो दोनों साइड ऑफ सबस्ट्रेट की तरफ अटैक कर सकता होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग ने देखी है, और रिजल्ट में हमारे पास 2 एनंशियोमर आते हैं और दोनों मिक्सचर होते हैं सेम ही प्रोडक्ट के। तो अब हम इसकी रीज़न पढ़ लेते हैं कि SN1 के अंदर रेसिमाइजेशन क्यों होती है, इसकी क्या रीज़न है। रेसिमाइजेशन अकर्स इन SN1 reactions due to the formation of achiral or planar carbocation intermediate। तो जो इसके अंदर इंटरमीडिएट बनता है वो achiral होता है या प्लेनर कार्बोकेटाइन है, उसकी वजह से रेसिमाइजेशन होती है। क्योंकि इंटरमीडिएट इस तरह का होता है, उसकी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि न्यूक्लियोफाइल उसकी किसी भी तरफ अटैक कर सकता होता है। इन SN1 रिएक्शन द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बोकेटाइन, कि लिविंग ग्रुप चला जाता है और पीछे जो बचता है वो कार्बोकेटाइन होता है, आप लोगों को पता है। इसलिए कार्बोकेटाइन प्लेनर और achiral स्पीशी होता है।
और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो उसके दोनों तरफ से अटैक कर सकता होता है। तो यही इसकी मेन रीज़न है। फ्रेंड्स, SN1 SN2 रिएक्शन आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं अच्छे से, इसलिए इस वीडियो को अब मैं जल्दी कवर करूँगी, इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डिटेल में चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे कॉन्टैक्ट करके कुछ भी समझ सकते हैं अगर आपने समझना हो तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं? तो जो बेसिक फैक्टर्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 4 फैक्टर्स हैं: न्यूक्लियोफिलिसिटी, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेंट वगैरह, जो कि हमारे SN2 रिएक्शंस और SN1 रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं SN1 SN2 रिएक्शन को। सबसे पहले आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या चीज़ होती है? ये किसी भी स्पीशीज की ऐसी एबिलिटी होती है जिसके ज़रिए से वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा SN2 रिएक्शन के अंदर, वो उतना ही फास्टली रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू वीक न्यूक्लियोफाइल। Strong nucleophile has high electron density and therefore more likely to donate an electron pair to the carbocation intermediate। इजी सी बात है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये होता है किसी भी स्पीशीज की एबिलिटी की जिसके जरिए से वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही इजीली वो डोनेट कर सकेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, और उतना ही फास्ट जो होगा वो रिएक्शन हमारा होगा। और इसी के ऑपोजिट जितना ही वीक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही हमारा स्लो रिएक्शन होगा। नेक्स्ट आता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या है? ये एक ऐसी एबिलिटी है हमारे किसी भी स्पीशी की जिसके ज़रिए से वो कार्बोकेटाइन को लीव बिहाइंड करके जा सके। अब जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा उतना ही फास्टर SN2 रिएक्शन होगा, और जितना ही पुअर लिविंग ग्रुप होगा उतना ही स्लो SN2 रिएक्शन होगा। किस तरह से? क्योंकि जो गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होंगे एज एन एनाइन के तौर पे, इसलिए वो ज़्यादा इजीली कार्बोकेटाइन को छोड़ के जा सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टूडेंट, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? ये एक तरह की रिपल्शन फोर्स होती है जो कि बल्की ग्रुप्स के दरमियान में होती है। अब ऐसा सबस्ट्रेट या ऐसा रिएक्टेंट जिसके अंदर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वो फास्टर रिएक्ट करेगा, जिसके ऊपर ग्रुप्स छोटे छोटे अटैच हुए होंगे। लेकिन अगर ऐसी सबस्ट्रेट है हमारे पास जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो वो ज़ाहिर है स्लो रिएक्शन करेगा। बल्कि ग्रुप्स अगर अटैच हुए होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को वो प्रिवेंट करेंगे ताकि न्यूक्लियोफाइल उस तक अप्रोच ना कर सके और इंटरमीडिएट ना बन सके। इस वजह से हमारा रिएक्शन स्लोअर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्वेंट। अगर हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो हमारा रिएक्शन फास्टर होगा। किस तरह से? क्योंकि जो पोलर एप्रोटिक होता है वो आयंस को अच्छे से डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे, आयंस अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा न्यूक्लियोफाइल और जो लिविंग ग्रुप है वो इजीली आ जा सकेंगे। लेकिन अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल जो है वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होंगे, सही से मिक्सअप नहीं हुई होगी चीज़ सॉल्वेंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए हैं SN1 और SN2 रिएक्शन के ऊपर, उसमें भी डिटेल ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर मुझे फॉलो कर ले। वहाँ पे आपको हर तरह के नोट्स मिलते रहेंगे और आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन SN रिएक्शंस। SN1 और SN2 दोनों रिएक्शंस के ऊपर कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट होता है, इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इस टेबल में डिस्क्राइब किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन टेबल पढ़ने से पहले हम लोग इसकी मेन चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट होता है SN1 और SN2 रिएक्शन के ऊपर। SN1 और SN2 रिएक्शंस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दिस इज बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ अ कोलिजन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज हायर। तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा हमारा रिएक्शन होगा, उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अब देख लेते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट है SN1 और SN2 रिएक्शन के ऊपर। SN2 रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है विद द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। दिस इज बिकॉज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आर मोर लाइकली टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें एबिलिटी होगी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, तो वो उतना ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा, उतना मोर इफेक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जबकि SN1 के अंदर क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल हैज़ नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन।
क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है SN1 का वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन वाला होता है और उस स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आपने SN1 और SN2 किए हुए हैं तो ये चीज़ें आपके लिए समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने टेबल के ऊपर। SN1 जो है और SN2 ये दोनों कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल से इफेक्ट होते हैं। न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है उतना ही फास्ट रिएक्शन होता है, उतना ही रेट इंक्रीज करेगा, जबकि न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता SN1 के ऊपर, क्योंकि SN1 का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि SN2 जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के साथ इंक्रीज करता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके पेपर में रिपीट हुआ है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डिस्कस ब्रीफली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों का पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स वाला टॉपिक है, ये जो इनऑर्गेनिक के सब्जेक्ट में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों ने वहाँ पे रिएक्शंस वगैरह भी पढ़े थे। अगर आपने कोई वहाँ से इजी प्रिपेयर किया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं। रिएक्शंस वगैरह आप इसमें लाजमी ऐड करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ थ्योरी ऐड की हुई है तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग के पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते क्या है। पोलर का मतलब होता है कि उनके पोल्स बने होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव्स, और प्रोटिक का मतलब कि वो एक प्रोटॉन डोनेट कर सकते होंगे ऐसे सॉल्वेंट्स। दीज आर द बोथ पोलर and have at least one hydrogen atom bonded to highly electronegative atom like oxygen और nitrogen। तो ये ऐसे सॉल्वेंट होंगे कि इनमें 2 पोल्स प्रेजेंट होंगे और एटलीस्ट इसमें एक हाइड्रोजन एटम होगा जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड हुआ होगा, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जितना ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्वेंट में एबिलिटी होगी कि वो डोनेट कर सके उस प्रोटॉन को। दिस गिव देम एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर पोलर मॉलिक्यूल्स। इस तरह से वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बना सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की। वाटर, मिथानॉल, इथानॉल, आइसोप्रोपेनॉल, अमोनिया, एसिटिक एसिड, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। और आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर इन सब की रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की। वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मैंने, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3-4 बताई हैं। सबसे पहले तो क्या है कि ये पोलर होते हैं, मतलब इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल होते हैं। उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ। इनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो ई की वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, और ई की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होती है उतनी ही ज़्यादा एबिलिटी होती है अपने आयंस को डिसॉल्व करने की। उसके बाद इनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। क्यों हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की तरफ। एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ही बताई हैं, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बोथ रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट। ये केमिकल रिएक्शंस के अंदर एज अ रिएक्टेंट या एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा इनका जो मेजर यूज़ है केमिस्ट्री में वो किस लिए है कि ये डिज़ोल्व और प्योरीफाई करते हैं केमिकल्स को। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी के अंदर इनकी क्या एप्लीकेशन है। ये डिसॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को। कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो तो इनके अंदर हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी में भी ये यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल सैंपल्स वगैरह को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं इनकी बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, लाइक पेंट मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग etc। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन। सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। हम लोग पास्ट पेपर तभी सॉल्व करते हैं जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन कंसेप्चुअल अगर हो जाता है या कोई आउट ऑफ सिलेबस आपको लगता है तो आप मुझसे लाजमी पूछ लिया करें। तो ये वाले क्वेश्चन सब आपने पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी रिवाइज कराऊंगी। लेकिन अगर कहीं पे भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। उसके अलावा मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे लाजमी फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको हर तरह की गाइडलाइन मिल सकती है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं E1 मैकेनिज्म के बारे में। स्टूडेंट्स, इनके मेरे पास नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही ईजी वर्डिंग में मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे मुझे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मुझे कल परसों ही किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मिस प्लीज़ SN1 और SN2 के नोट्स शेयर कर दे, तो मैंने फ़ौरन ही नोट्स शेयर कर दिए थे। मेरे पास जो भी नोट्स होते हैं मैं वो शेयर कर देती हूँ, तो आप मुझसे पूछ लिया करें। तो स्टूडेंट्स, E का मतलब है एलिमिनेशन और 1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलैरिटी, और ये 2 स्टेप रिएक्शन है। और इसके 2 स्टेप्स में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है,
SN1 प्रोसेस की तरह ही होता है, एक स्लो हेटेरोलाइसिस प्रोसेस है जिसमें कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो सबस्ट्रेट के साथ और वो टूटेगा, उसकी हेटेरोलाइसिस होगी और एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, बिल्कुल SN1 मैकेनिज्म की तरह है। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, वो वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो प्रोटॉन का लॉस करेगा और फिर एक कार्बन एडजेसेंट टू कैटायनिक सेंटर बना देगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बेस। इस स्टेप के अंदर एक बेस आके रिएक्ट करेगी और दरमियान में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। जब इसका हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन देखें, यहाँ पे हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ है, हेटेरोलाइसिस हुई हमारे कार्बन और लिविंग ग्रुप की बॉन्ड की और लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस तरह का एक कार्बोकेटाइन बन गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर एक बेस आके अटैक किया बेस ने और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेकेज हुई और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इसने यहाँ पे अपना पेयर दे दिया। तो हमारे पास इस तरह से दो एडजेसेंट कार्बन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड, इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जनरल मैकेनिज्म है, आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है वो कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। Cl हाइड्रोलाइसिस जो है ये एक स्लो प्रोसेस है, पहला स्टेप स्लो प्रोसेस है और जो इसका रेट है ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के रेट के ऊपर और रिएक्शन जो है वो यूनिमोलिक्यूलर है। और यहाँ पे हम लोग जो बातें पढ़ रहे थे कि कंडीशंस जिसमें जो इसेंशियल होती हैं इस रिएक्शन के लिए वो आप पढ़ सकते हैं। और इसके आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए मेरे इंस्टाग्राम और या फेसबुक पेज के ऊपर, मुझे कांटेक्ट करें, मैं अपलोड कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स अब आता है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ E1CB रिएक्शन एंड इट्स कंडीशन विद सूटेबल एग्जांपल्स। E1CB रिएक्शन बताना है, उसकी कंडीशंस बतानी है कि किस कंडीशन में वो होता है और उसके सूटेबल एग्जांपल्स देनी है। तो सबसे पहले E1CB रिएक्शन जो है पढ़ लेते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसके फर्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोजन एटम लीव करता है, सेकंड स्टेप के अंदर X जो है हमारे पास वो लीव करता है जो लिविंग ग्रुप है। और E1CB का मतलब क्या है, एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस या फिर कार्बेनियन मैकेनिज्म भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होती है, हमने पढ़ा था कि डीप्रोटोनेशन होती है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर बेस आके अटैक करेगी जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बेस जो प्रोटॉन है यहाँ से लीव कर जाएगा और इसने अपना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया। ये हमारे पास कार्बेनाइन आया क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये पहला स्टेप फास्ट होता है। सेकंड स्टेप आप देखिए हमारे पास ये कॉन्जुगेट बेस बन गई सबस्ट्रेट की, इसलिए ही हम लोग इसको कॉन्जुगेट बेस वाला मैकेनिज्म कहते हैं। और कॉन्जुगेट बेस के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये वाला स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस स्टेप के अंदर हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करता है और बदले में हमारे पास सेंटर में दो डबल बॉन्ड बन जाते हैं दो एडजेसेंट कार्बन्स के दरमियान। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये बहुत इजी चीजें मैंने बताई हुई हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं वो वाली कंडीशंस जिसके अंदर E1CB मैकेनिज्म टेक प्लेस करता है। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जनरली टेक्स प्लेस बाय होफमैन रूल। होफमैन रूल के जरिए से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। अब ये होफमैन रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जो हम लोगों ने पिछली वीडियो पास्ट पेपर सॉल्व किया था इसी कोड का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उसको लाजमी देखें। उसके अंदर हम लोगों ने स्टेज-एफ रूल पढ़ा था और वो आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब ये होफमैन रूल स्टेज-एफ रूल के बिल्कुल ऑपोजिट है। स्टेज-एफ रूल्स के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो ऐसा होता है जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई रिएक्शन हुआ है, उसके प्रोडक्ट में दो अल्कीन्स बनी है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो हम मेजर प्रोडक्ट उसको कहते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा सब्सटीट्यूशन हो। और जो होफमैन रूल है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई से दो प्रोडक्ट आए हैं तो जो लीस्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आई होप सो यू गेट इट। अगर आपकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं। लिविंग ग्रुप इज द सबस्ट्रेट इज जनरली पुअर लिविंग ग्रुप। अब जो लिविंग ग्रुप होता है सबस्ट्रेट से जो लीव करता है वो जनरली पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन। नेक्स्ट है पॉइंट 3, सबस्ट्रेट शुड हैव स्ट्रांगली एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। अब सबस्ट्रेट के ऊपर स्ट्रांगली बीटा हाइड्रोजन जो है वो स्ट्रांगली एसिड होनी चाहिए। इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं इजी वर्ड में, बीटा हाइड्रोजन शुड बी हाईली एसिडिक सो दैट द कार्बेनाइन फॉर्मेशन में टेक प्लेस इजीली एंड द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। कि जो हमारे पास रिएक्शन होता है उसमें बेस का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और दूसरा ये ज़रूरी होना चाहिए, ये वाली कंडीशन मस्ट होनी चाहिए कि जो हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक हो। जितनी ज़्यादा हाईली एसिडिक होगी बीटा हाइड्रोजन और तभी स्ट्रॉन्ग बेस आगे रिएक्ट करेगी तो ज़्यादा अच्छे से कार्बेनाइन फॉर्मेशन होगी ज़्यादा इजीली।
फिर पॉइंट 4 आता है बेस यूज इन रिएक्शन शुड बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। बेस हम लोगों को स्ट्रॉन्ग यूज करनी चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग हम लोग बेस यूज करेंगे उतना ही हमारे पास अच्छा और इजी रिएक्शन होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ और कंडीशंस हैं, आपको जौन सी इजी लगती हैं आप वो कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ अ मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो हमारे पास बेस प्रेजेंट होती है वो बहुत मेजर कंडीशन है इवन सीवी रिएक्शन के लिए। वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वीक बेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर रिलेटिवली एसिडिक प्रोटॉन, कि जो प्रोटॉन है जिसके ऊपर आके बेस ने अटैक करना है उसको एसिडिक होना चाहिए। जितना ज़्यादा वो एसिडिक होगा उतना ही हमारा इजीली रिएक्शन होगा, उतना ही इजी कार्बन आयन बनेगा। रिलेटिवली पुअर लिविंग ग्रुप, और जो लिविंग ग्रुप है जितना पुअर होगा उतना ही हमारा इजी रिएक्शन होगा। तो अब लास्ट पॉइंट हमारे पास था इसकी एग्जांपल इवन सीपी मैकेनिज्म की तरफ। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपको कहीं और से कोई और इजी एग्जांपल मिलती है आप उसको भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए बेस कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ aldol। ये aldol हमारे पास दिया गया है, ये बेस कैटालाइज है, इसके ऊपर बेस आके रिएक्ट करती है, हमारे पास सेंटर में कॉन्जुगेट बेस ऑफ aldol बन जाती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। इस तरह फॉर्मेशन ऑफ अराइंस भी बहुत इजी सा स्टेप है। NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे आके अटैक करेगा और हमारे पास यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा। कार्बन आयन से लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो हमारे पास बेंजाइन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। इसके अलावा मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, उसके लास्ट वाले टॉपिक्स बहुत मुश्किल हैं तो उनके ऊपर वीडियोस बना दे। तो इंशाल्लाह उनकी प्लेलिस्ट अगले वीक तक बन रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अब जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगी वो सब 6 सेमेस्टर के रिलेटेड ही होंगी और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।